बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ऐसा है कि ग्लाइकोलिसिस का जो टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में फुल फ्लेज डिस्कस कर चुके हैं, इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज जो हमने अपने लेक्चर में चीज डिस्कस करनी है वो है तो ग्लाइकोलिसिस से रेलेवेंट, बट हमने इसकी एनर्जेटिक्स को डिस्कस करना है कि कितने एटीपीज हम ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है, जैसा कि वो हम प्रीवियस लेक्चर में टोटली डिस्कस करके आ चुके हैं, तो वहां से मुझे सिर्फ स्टेप्स के बारे में आपको बताना था कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3 या 4 में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस साइकिल यहाँ पे एक दफा रिपीट किया है कि अगर आपको नीचे एनर्जेटिक्स को समझने में किसी स्टेप की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से इजीली गो थ्रू कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हम ग्लाइकोलिसिस की एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तो एज यू नो वेरी वेल कि ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड नंबर 2 इज द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या है? जब ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो हम कहते हैं ये एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है। और जब ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये प्रोसेस किस चीज का है? ये प्रोसेस एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लाइकोलिसिस हो उसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लाइकोलिसिस हो उसे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को शो करवाने के लिए। और वो पॉइंट्स क्या हैं? वो ये पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एज द नेम इंडिकेट कि ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो आपको याद रखना बड़ा आसान होगा। ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? ये एटीपी से ही आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास इस कन्वर्जन में एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप याद करें कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप नंबर 1, 2 और 3 को हम कह कर आए थे कि ये एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज कहलाती है। स्टेप नंबर 1, 2 और 3 को मिलाकर एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज बनती है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि स्टेप नंबर 1 है, उसके अंदर एक हमारे पास एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए हमने इसे -1 एटीपी का नाम दिया है, बिकॉज वी आर यूजिंग 1 एटीपी और वी आर इन्वेस्टिंग 1 एटीपी। तो इसलिए हमने इसको माइनस साइन से शो करवाया है। सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड पॉइंट में भी हमने यही काम किया है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। अब आपको नेम बता रहा है कि पहले 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, नाउ फॉस्फेट इज एट 1 and 6 पोजीशन। फॉस्फेट दो हो गए हैं, तो दूसरा फॉस्फेट कहां से आएगा? दूसरा फॉस्फेट अगेन एटीपी से हम हासिल करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे भी हम एक और एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको -1 एटीपी का जो है वो शो करवाएंगे या -1 एटीपी का नाम देंगे। दिस इज अकरिंग इन द स्टेप नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 की मैंने बात कर ली है, तो मैं एक दफा चाहूंगी कि आपको ये साइकिल दिखाऊं ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें मैं बता सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ कि हमारे पास दिस इज द स्टेप नंबर 1, 1 एटीपी इज यूज्ड। दिस इज द स्टेप नंबर 3, अनदर एटीपी इज यूज्ड। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में भी हम एक एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने में भी हम एक और एटीपी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सिर्फ आपको यहाँ साइकिल इसलिए दिखाया कि जिस नीचे जो आप एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे और ब्रैकेट में आपके पास स्टेप दिए हुए हैं, अगर आप उसको समझना चाहें तो बड़े इजीली आप ऊपर साइकिल में जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में जो कि स्टेप 1 एटीपी यूज हो गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट, स्टेप 3, एक और एटीपी यूज हो गया। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 6। ग्लाइकोलिसिस का हमारा स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशन में हो रही हो। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू द 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट। ये स्टेप नंबर 6 में हो रहा होता है। और यहां अगर आप जाके ऊपर गौर करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। आपको मैं यहां दिखाती हूं, दिस इज द स्टेप नंबर 6।
NAD से NADH बन रहा है। ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 6। लेकिन जो खास बात है, बताने वाली बात है, वो ये है कि देखें हमारे पास अब हर चीज के दो दो मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए। ये देखें, ये भी दो मॉलिक्यूल हैं, ये भी दो मॉलिक्यूल हैं, ये भी दो मॉलिक्यूल हैं, एंड अप टू द पायरोवेट हमारे पास दो दो मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होते चले जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे मूव नहीं कर सकता, वो भी ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि जब मॉलिक्यूल दो हैं तो हमारे पास NADH भी दो ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? दो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात करते थे कि एक NADH से तीन ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। बट द लेटेस्ट रिसर्च और न्यू रिसर्च बताती है कि एक NADH से 2.5 ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, 2.5 कैसे जनरेट होंगे? हमने एनर्जी को किलो कैलोरीज में मेजर करना होता है ना, तो जब हमने मेजर किया तो वो 2.5 एटीपी के बराबर बनते हैं। ठीक है, एक NADH से 2.5, दूसरे NADH से भी 2.5। अभी आपको दिखाया कि मॉलिक्यूल दो दो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो 2.5 प्लस 2.5 कितने ATP जनरेट हो गए? दिस इज द +5 ATP। अब हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, हमारे पास 6 से लेकर जो 10 स्टेप थे, अगर आप याद करें तो ये हमारे एनर्जी जनरेटिंग स्टेप्स थे। तो छठे स्टेप में हमारे पास 5 ATP जनरेट हो गए बाय प्रोड्यूसिंग 2 NADH। क्लियर? नाउ कम टू द स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या हो रहा है कि 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट इज कन्वर्टिंग इनटू द 3 फास्फोग्लाइसरेट। अब आप देखें कि दो मॉलिक्यूल इसके थे, वो कन्वर्ट हो गए इन दो मॉलिक्यूल में। तो क्या हुआ कि 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट मींस 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, एक और मॉलिक्यूल 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, दो मॉलिक्यूल हो गए। दो जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं दो ही 3 फास्फोग्लाइसरेट, 3 फास्फोग्लाइसरेट में। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, अगर समझना देखें आप, तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ 1 और 3 पोजीशन पे फास्फेट लगा था, यानी कि दो फास्फेट थे, अब खाली 3 पोजीशन पे रह गया। इसका मतलब है 1 पोजीशन का इलिमिनेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, 1,3 एक, 1,3 दूसरा मॉलिक्यूल, तो इसमें से 3 पोजीशन के फास्फेट रह गए हैं, और जो पोजीशन नंबर 1 और दूसरे मॉलिक्यूल की पोजीशन नंबर 1 थे, वो दो ATP हमारे पास जनरेट हो गए हैं। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 1 दोनों मॉलिक्यूल्स के जो ATP थे वो रिमूव हो गए और हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जी ये +2 ATP है। आप रिएक्शन में जाके भी देख सकते हो कि स्टेप नंबर 7 में हमारे पास दो ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 2 फास्फोइनोल पायरोवेट जो है वो हमारे पास, इसका नाम है 2 फास्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, अभी जो 2 फास्फोइनोल पायरोवेट है ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ये एक दफा का जो इनोल है यही हमने लिखना है, खाली दो दफा नहीं लिखना। 2 फास्फोइनोल पायरोवेट इज कन्वर्टिंग इनटू द पायरोवेट। इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं जो आगे से पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और पोजीशन नंबर 2 का जो फास्फेट है वो रिमूव हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो ATP जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे +2 ATP। 6 to 10 जो हमारी स्टेजेस थी, 6 to 10 जो स्टेप्स थे हमारे, वो एनर्जी जनरेटिंग स्टेप्स थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। स्टेप नंबर 6 में NAD की बात मैंने की थी, तो NAD भी मैंने आपको कहा था एक नहीं दो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, देख लें। इसी तरह से मैंने स्टेप नंबर 7 में आपकी बात की कि दो ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह से स्टेप नंबर 10 में हमने बात की कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट में कन्वर्जन के दौरान भी दो ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर हम टोटली काउंट करें कि हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूसिंग इन द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो आप इजीली इसके अंदर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। देखिएगा, 5 + 2 + 2, ये हमारे पास 9 ATP बन गए। टोटल 9 ATP जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 6 टू स्टेप नंबर 10। लेकिन स्टेप नंबर 1 और 3 में दो यूटिलाइज भी हो रहे हैं, तो 9 में से आप वो 2 माइनस करोगे, देन द आंसर विल बी +7 ATPs। सो through aerobic glycolysis we can produce or we can generate 7 molecules of ATPs।
ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है। अब एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी सेम टू सेम हमारी ग्लाइकोलिसिस जो एरोबिक है उससे मिलती जुलती है, एक्सेप्ट हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 है वो यहां पर नहीं हो रहा होता। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको वो क्यों नहीं होता। पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। बाकी आप बुलेट्स शो करवाई हैं मैंने, बाकी जितनी भी बुलेट्स शो करवाई हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की तना है। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के एटीपी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखें, हमारे पास स्टेप नंबर 1 में एक एटीपी यूज हो गया, स्टेप नंबर 3 में भी एक एटीपी यूज हो गया, वैसे ही जैसा अभी प्रीवियसली आपको बताया है। स्टेप नंबर 7 में दो एटीपी पैदा हुए, स्टेप नंबर 10 में भी दो एटीपी प्रोड्यूस हुए। तो ये हमारे पास ऐड करके 2 और 2 4, 4 में से 2 माइनस कर दें जो कि इन्वेस्ट हुए थे, तो पीछे कितने एटीपी रह जाते हैं? दो एटीपी रह जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में एटीपी प्रोडक्शन जो हमारे पास हासिल होती है, हमें नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एनएडीएच वाले स्टेप को क्यों डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है, जरा देखिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रीऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच add glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase stage can not take place in the ETC। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ही एब्सेंट कर दी हमने तो जो NADH की दोबारा ऑक्सीडेशन होनी थी वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हम NADH जनरेट ही नहीं कर पा रहे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में, इसीलिए हम उनके 5 एटीपी को भी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। और हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्शन आएगी एटीपी की एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में वो कितनी होगी? +2 एटीपी हमारे पास जनरेट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जिस तरह से स्टेप्स मेंशन किए हैं, साथ उनके स्टेप्स के नंबर लिखे हैं, होप सो कि आपके लिए बहुत इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना। और एरोबिक और एनारोबिक में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, बाकी एज सच सिमिलर हमारे पास इसकी एनर्जेटिक्स है। तो इन टच रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह हम आगे अपने मजीद जो है वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेकर हाजिर होते रहेंगे।